नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। दोस्तों, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, यह किसी भी देश की महत्वपूर्ण मानव संसाधन मानी जाती है। जनसंख्या के आंकड़े दोस्तों हमें जनगणना से प्राप्त होते हैं। जनगणना, यदि दोस्तों अपन जनगणना की बात करें, वर्तमान समय में दोस्तों 2011 की जनगणना चल रही है। यानी हाल ही में जो जनगणना हुई वो 2011 में हुई थी दोस्तों। और ये 2011 की जनगणना दोस्तों भारत की 15वीं जनगणना थी। यदि आपसे क्रम के हिसाब से पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना भारत की कौन से क्रम की जनगणना थी, तो दोस्तों 15वें क्रम की जनगणना थी। और इस 15वीं जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या है 121.01 करोड़। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.01 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यदि आपसे 121.01 करोड़ को पूरे आंकड़ों में पूछ लिया जाए तो आपको यह बताना है, अर्थात 1,21,19,03,422 ये भारत की जनसंख्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो दोस्तों, अपन जनगणना के मामले में और भी कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों जनगणना 10 वर्ष से करवाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे करवाई जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। एक आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में सबसे पहले दोस्तों जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में, यानी ब्रिटिश भारत का काल है ये। और 1872 ईस्वी में जिनके द्वारा जनगणना शुरू की गई दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड मेयो। अर्थात लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। अतः लॉर्ड मेयो को भारतीय जनगणना का जनक कहते हैं या भारत में जनगणना का पिता कहते हैं। ये जो जनगणना हुई थी दोस्तों ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। अतः भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम व्यवस्थित जनगणना, इसे कहा जाता है व्यवस्थित जनगणना, या अपन ये कह सकते हैं पूर्ण जनगणना या पहली दशकीय जनगणना। पहली दशकीय जनगणना ये करवाई गई थी दोस्तों 1881 में। सबसे पहले जो भारत में व्यवस्थित जनगणना करवाई गई, पूर्ण जनगणना करवाई गई या जो दशकीय जनगणना करवाई गई वो दोस्तों 1881 में करवाई गई थी। और इस समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। अतः भारत में दशकीय जनगणना शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। तो ये तो थे दोस्तों जनगणना से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या का विश्व के संदर्भ में हम तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ रहे हैं। जो भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़। यह जनसंख्या दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5%। एक ये पूछ लिया जाए कि विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश की हुई? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों चीन देश की है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? चीन और भारत। चीन सर्वाधिक जनसंख्या रखता है और भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। यदि अपने से क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या कौन से देश की है, तो दोस्तों विश्व में न्यूनतम जनसंख्या है वेटिकन सिटी देश की। और ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप का ही एक देश है जहां विश्व की न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन और भारत में निवास करती है।
इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि दोस्तों विश्व में जापान का जो टोक्यो शहर है, टोक्यो जापान की ये राजधानी है, यह है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी देश की है, तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या टोक्यो की है, जो जापान की राजधानी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आपसे जनघनत्व की बात कर ली जाए, जनघनत्व, जनघनत्व क्या होता है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनघनत्व के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जनघनत्व में विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है दोस्तों मोनाको, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जहां विश्व में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। ये दोस्तों हाल ही की एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट रहा है। जैसे आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान में होने वाली राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया कि विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है बताइए, तो वो देश है दोस्तों मोनाको। ठीक है, अब कई बार क्या होता है दोस्तों, विश्व के जो बड़े देश होते हैं, विश्व के जो बड़े देश होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों विश्व के बड़े देशों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, या इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उस ट्रिक का नाम है दोस्तों, देखिए, CIA और IB, CIA और IB पाकिस्तान बाग रुके, पाकिस्तान बाग रुके, ये दोस्तों ट्रिक है। CIA और IB पाकिस्तान बाग रुके। इस ट्रिक में दोस्तों विश्व के बड़े देशों के नाम छुपे हुए हैं, जैसे चीन, इंडिया यानी भारत, अमेरिका, इसको साइलेंट रखोगे आप, I का मतलब इंडोनेशिया, B का मतलब ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दोस्तों रूस। जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व के सबसे बड़े देश है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के ये 8 बड़े देश है दोस्तों। एक बार फिर से देखना, ट्रिक याद रखोगे आप, CIA और IB पाकिस्तान के बाग में रुके, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है, यहां दो बातें और ध्यान रखोगे आप दोस्तों, CIA ये अमेरिका की एक जांच एजेंसी है, और IB यानी इंटेलिजेंसी ब्यूरो ये भारत की एक जांच एजेंसी है। यदि यही तुलनात्मक अध्ययन दोस्तों अपन भारत के बारे में कर ले कि भारत में क्या हाल है, देखो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले यदि किसी राज्य की बात करें अपन, तो वह राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यदि भारत के संदर्भ में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है, तो वो राज्य है दोस्तों भारत में सिक्किम। अर्थात भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी उत्तर प्रदेश की ही है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई एग्जाम्स में हाल ही में पूछ लिया गया है। तो ये तो थी बात दोस्तों राज्यों में। यदि अपन बात करें दोस्तों यूटी में, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली की। दिल्ली भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और यदि दोस्तों अपन न्यूनतम बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, तो न्यूनतम जनसंख्या है दोस्तों लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के बारे में तो दोस्तों आपको याद रखना ही है कि क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या, दोनों ही दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दिल्ली है। यदि दोस्तों यही जानकारी यदि आपको कहीं पर भी दोस्तों यदि महाद्वीप के बारे में पूछ ली जाए, महाद्वीप के बारे में भी दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों में दोस्तों, महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बताओ, तो महाद्वीपों में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप हो गया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। ठीक है,
लेकिन यदि दोस्तों अपन बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले महाद्वीप की, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों एक और महाद्वीप है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उस महाद्वीप का नाम है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई मानव बसाव नहीं है, यानी कि वो निर्जन महाद्वीप है। और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है और सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों एशिया महाद्वीप की। एक और बात ध्यान रखोगे आप दोस्तों, ये जो जनगणना होती है, यह जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय होती है। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जनगणना कौन सी सूची का विषय होती है, तो दोस्तों जनगणना संघ सूची का विषय होती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है दोस्तों। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है दोस्तों मुख्य रूप से समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों केंद्र सरकार का होता है। जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों राज्य सरकार का होता है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोस्तों दोनों सरकारें कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन दोस्तों जब कभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों कानून बनाने का अधिकार हमेशा संघ सूची को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जनसंख्या से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल। दोस्तों भारत के क्षेत्रफल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। देखिए भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और दोस्त यह है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी संपूर्ण विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है भारत का क्षेत्रफल। और भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए और कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां, यानी दुनिया का 7वां बड़ा देश है भारत। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है तो दुनिया के सबसे बड़े देश कौन से हैं, तो दोस्तों दुनिया का सबसे जो बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश तो है दोस्तों रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों दुनिया का सबसे जो छोटा देश है उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दोनों ही यूरोप में है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अब दुनिया के कुछ बड़े देशों की बात करते हैं दोस्तों अपन। उसके लिए दोस्तों अपन एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे और उस ट्रिक का नाम है दोस्तों रुक चीन अबे आ भारत। रुक चीन अबे आ भारत, ये ट्रिक आपको दोस्तों याद रखनी है। इसमें दुनिया के जो बड़े देश है वो समाहित है, जैसे रूस सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी भारत का स्थान 7वां है, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि आपसे पूछ ले जाए भारत से बड़ा देश कौन सा है, भारत से जस्ट बड़ा देश है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। यदि दुनिया का 7वां बड़ा देश भारत है तो यदि आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 8वां बड़ा देश बताओ दोस्तों, तो 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। यह दुनिया का 8वां बड़ा देश है। यदि ये बड़ा देश छोटा देश जिस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही अपने भारत के संबंध में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जैसे पूछ ले जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ दोस्तों, राज्य में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। सन 2000 के बाद राजस्थान दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है
और इससे पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। राजस्थान पहले स्थान पर इसलिए आया क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों गोवा। यदि आपसे यही क्वेश्चन यूटी के बारे में पूछ लिया जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जम्मू कश्मीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वर्तमान हालातों को देखते हुए। यानी वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। यदि पूछ ले जाए कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह है दोस्तों भारत का क्षेत्रफल। और प्रतियोगी परीक्षाओं में क्षेत्रफल से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, भारत की मानक समय रेखा। दोस्तों भारत की मानक समय रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत का मानक समय निर्धारित करती है। भारत का मानक समय निर्धारित करने वाली जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत में दोस्तों इलाहाबाद से निर्धारित की जाती है या इलाहाबाद से गुजरती है। ध्यान रखें, इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि इलाहाबाद का नया नाम दोस्तों प्रयागराज है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद या प्रयागराज से निर्धारित करती है। एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में कहां से गुजरती है, कौन से स्थान से गुजरती है। तो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में नैनी स्थान से गुजरती है और ये नैनी स्थान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्जापुर का ही हिस्सा है, मिर्जापुर का ही हिस्सा है। यदि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से, तो वो ये पूछा जाएगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से। 5 राज्य इस प्रकार है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा या ओडिशा और लास्ट में है दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी लास्ट में यह आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है जिनका नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में और पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसके बारे में यह पूछा जाता है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये जैसे मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये है दोस्तों ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा। अपने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों मान लीजिए ये है, ठीक है, जो ऐसे मान लीजिए भारत में से होकर गुजरती है और भारत का मानक समय निर्धारित करती है। तो ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये ग्रीनविच रेखा से कितना समय आगे है, कितना समय आगे, तो दोस्तों ये है 5 घंटे और 30 मिनट, 5 घंटे और 30 मिनट, यानी भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। यदि अपन किसी भी देशांतर के आगे की ओर बढ़ेंगे तो समय बढ़ेगा और किसी भी देशांतर के अपन यदि वापस पीछे की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो दोस्तों समय घटेगा। तो यहाँ पर कई बार आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यदि ग्रीनविच रेखा पर स्थित लंदन शहर में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ऐसे मान लीजिए दोपहर के 12 बजे हैं लंदन में, ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा पर स्थित है, तो इस समय दिल्ली में क्या समय होगा,
यानी कि समय भारत में क्या समय होगा। तो आपको पता होना चाहिए भारत का समय कौन सी रेखा बताती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। लंदन का समय ग्रीनविच रेखा निर्धारित कर रही है। लंदन और दिल्ली यानी ग्रीनविच रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। और दिल्ली लंदन से पूर्व की ओर है, आगे की ओर है, तो समय बढ़ेगा। यदि यहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे तो दिल्ली में सीधी सी बात है 5:30 PM का समय होगा, दोपहर बाद का समय होगा। तो ये थी दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। देखो दोस्तों भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा की पहली बात तो यह है दोस्तों कि इसका मान है 23.5 डिग्री। यहां तक सबको याद रहता है कि 23.5 डिग्री इसका मान है, लेकिन साथ में उत्तरी अक्षांश रेखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कर्क रेखा है भारत में, इस कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश रेखा नहीं है दोस्तों। दक्षिणी अक्षांश रेखा यदि आपने लगा दिया ना ऑप्शन में तो वो मकर रेखा हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि भारत में से गुजरने वाली कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है। दूसरी बात, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से गुजरने का मतलब है दोस्तों भारत के मध्य वाले भाग से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से 2 बराबर भागों में बांटती है, यहां देखिए आप। दोस्तों ये अपने भारत का मानचित्र है, ठीक है। और कर्क रेखा दोस्तों भारत में इस प्रकार से गुजरती है, ये इस प्रकार से दोस्तों कर्क रेखा भारत में गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है गुजरात से, गुजरात से प्रवेश करती है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान से गुजरती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश से, फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में और अंत में दोस्तों मिजोरम में। यानी कर्क रेखा दोस्तों भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों को याद करने की दोस्तों एक ट्रिक भी है जिसके माध्यम से आप इन्हें याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है दोस्तों राम झाके 6 पंगु मित्र है। ट्रिक का नाम है दोस्तों राम झाके 6 पंगु मित्र है। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के इसमें साइलेंट रहेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा है भी इसमें साइलेंट रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार कर्क रेखा दोस्तों भारत के इन 8 राज्यों से गुजरती है, जिनको याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, राम झाके 6 पंगु मित्र है। अब इसके अलावा पूछे जाने वाले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में प्रवेश कहां से करती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत में प्रवेश करती है गुजरात से। कर्क रेखा भारत में निकास कहां से करती है, यानी निकलती कहां से है कर्क रेखा भारत में, निकास करती है दोस्तों मिजोरम से। कर्क रेखा का भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है। कर्क रेखा का भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा का भारत में न्यूनतम विस्तार कौन से राज्य में है। कर्क रेखा का दोस्तों भारत में न्यूनतम विस्तार है त्रिपुरा में। एक राजस्थान से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कर्क रेखा के मामले में, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो कर्क रेखा, एक तो राजस्थान में कर्क रेखा देखो माही नदी बहती है दोस्तों, माही नदी जिसे दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा नदी कहते हैं या आदिवासियों की गंगा कहते हैं। यह माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों, माही नदी। यह आप ध्यान रखोगे, बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, माही नदी, जो कहां से बहती है, दक्षिणी राजस्थान से। राजस्थान के बारे में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध आता है और कर्क रेखा के दक्षिण में दोस्तों उष्ण कटिबंध आता है। यानी दक्षिणी भारत कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में,
उत्तरी भारत कौन से कटिबंध में आता है दोस्तों? शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि संपूर्ण भारत कौन से कटिबंध में आता है, तो दोस्तों उष्ण प्लस शीतोष्ण, उष्ण प्लस शीतोष्ण, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है दोस्तों उपोष्ण कटिबंध। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंध, अर्थात संपूर्ण भारत उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे बात कर रहे हैं, यदि कर्क रेखा से संबंधित भारत में यदि और कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि एक तो राजस्थान के बांसवाड़ा का कुशलगढ़ शहर, राजस्थान के बांसवाड़ा का कुशलगढ़ शहर, झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है, और इसके अलावा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये तीनों स्थान दोस्तों कर्क रेखा पर है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है, तो बांसवाड़ा का कुशलगढ़ शहर कर्क रेखा पर है, रांची शहर कर्क रेखा पर है और उज्जैन शहर कर्क रेखा पर स्थित है। तो इनके अलावा दोस्तों यदि आपसे कर्क रेखा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से नहीं गुजरती। ऑप्शन ये है दोस्तों पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है दोस्तों म्यांमार। इन चारों देशों में से बता दीजिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से नहीं गुजरती। तो ध्यान रखना दोस्तों, कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती और इन तीनों देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों यह है भारत में कर्क रेखा और कर्क रेखा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ध्यान से समझ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।